बच्चों लास्ट हमने ये पढ़ा था दैट इंटरनेशनल ट्रेड में जो हम हिसाब किताब रखते हैं इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। थोड़ा जल्दी जल्दी इसका एक रिकैप ले लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम हिसाब किताब रखते हैं तो वी टॉक अबाउट टू थिंग्स। रेकरिंग रोजमर्रा के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगे, और जो नॉन रेकरिंग कभी कभी वाले होते हैं दे अपीयर इन कैपिटल अकाउंट। ये बात याद रहेगी लोगों को। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होगा दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड और विजिबल आइटम्स। जो सर्विसेज का होगा इट इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। वहां की कंपनीज ने हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट दिया और यहाँ की कंपनीज ने हमने विदेशी लोगों को डिविडेंड या इंटरेस्ट दिया, तो समथिंग इज कॉल्ड एज रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड समथिंग इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ इनकम, और इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ इनकम्स। ये बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, ये बातें सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट? देन वी हैव कुछ चंदा डोनेशन हमारी कंट्री को किसी ने दिया तो इट इज यूनिलेटरल रिसिप्ट, और किसी को दिया तो इट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल पेमेंट, और इनका जो डिफरेंस होता है हम इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स। सो 1357 रेगुलर इनफ्लो एंड 2468 इज रेगुलर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर 1357 एक्सीड करेगा 2468 को तो वी कॉल इट एज व्हाट? फेवरेबल, जिसे आप सरप्लस भी बोलते हैं। समझ गए? और अगर 2468 आउटफ्लो ज्यादा हो गया इनफ्लो से तो वी कॉल इट एज अनफेवरेबल, और जिसे हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट। अब अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन बच्चे से पूछूं कि भाई आपके लिए, एक कंट्री के लिए सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन आउटफ्लो, ये अच्छा होता है, या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन इनफ्लो? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सबको मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, यस और नो? बट ज्यादा मीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाएगा, और बहुत कम मीठा खाएंगे तब भी ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि श्राप लगता है मिठाई की दुकान वाले का आपको, तो मीठा खाते रहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो बच्चों से अगर पूछा जाए कि भाई सरप्लस अच्छा है कि डेफिसिट, तो 99 क्या 100% बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में यही बोलेगा कि सरप्लस अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। सरप्लस अच्छा नहीं है चिल्ड्रन, हमेशा डेफिसिट अच्छा है। व्हाई? बिकॉज सरप्लस में क्या होगा? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो तो है, इनफ्लो है मतलब वो हमसे गुड्स तो खरीद रहे हैं, बट उसके बाद हम करेंगे क्या उस पैसे का? तो अगर आपके पापा मम्मी डेली आपको 1 लाख रुपीस पॉकेट मनी दे दें डेली, पर डे चिल्ड्रन, इज इट गुड और बैड? सुपर बैड। आप अव्वल दर्जे के आवारा हो जाएंगे। आपका पढ़ाई लिखाई में कोई मन ही नहीं लगेगा कि मैं पढ़ूं किसके लिए, मेरे पास तो पैसे आ ही रहे हैं। तो ऑलवेज यू शुड सी टू इट कि आपके पापा मम्मी को आपको महीने का भी 1000 ठीक से नहीं देना चाहिए। तो जब कमी होती है तभी हम चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब डेफिसिट होगा, जब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा हो और इनफ्लो कम हो, तो हम करेंगे क्या? इनफ्लो को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। कहीं भी मेरे को टॉमी और मोती ने तो नहीं काटा है ना कि शाम को 7:30 बजे क्लास ले रहा हूं। गॉट इट क्लियर? क्यों क्लास ले रहा हूं? मैं भी निन्नी मोड एक्टिवेटेड करता सो जाता मैं। भाई आई हैव टू अर्न मनी। मेरा सपना है मर्सिडीज, BMW और वो जेफ बीजोस के रॉकेट में जाने का, एलन मस्क की कंपनी खरीदने का। तो इसीलिए भाई पैसे कमाने हैं तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मेरे दादाजी 1 लाख करोड़ रुपए अंबानी की तरह छोड़ गए होते तो शायद मैं भी कहीं आवारा की तरह घूम रहा होता, आवारागर्दी कर रहा होता और टीचर की तरह पढ़ा ना रहा होता। आप भी क्यों पढ़ रहे हैं भाई? यू हैव शॉर्टेज ऑफ इंटेलिजेंस, उसको पूरा करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है कि डेफिशिएंसी हमेशा अच्छी होती है, सरप्लस कभी भी अच्छा नहीं होता है। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? तो ये बात सबको समझ में आ गई? और जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज हैं उसमें जो इनफ्लो होता है इट इज 9 and 11, और जो आउटफ्लो होता है इट इज 10 and 12। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो 13572468 का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। 13579111 सारा इनफ्लो ऐड करिए और 24681012 सारा आउटफ्लो उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो आप बोलेंगे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है या सरप्लस है।
और माइनस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है या डेफिसिट है। तो अगेन देखने में तो फेवरेबल अच्छा लगता है, बट एक्चुअली फेवरेबल अच्छा नहीं होता, हमेशा डेफिसिट ही अच्छा होता है। डेफिसिट का मतलब इनफ्लो कम है पैसे का बाहर से और आउटफ्लो ज्यादा है। तो आप इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और करिए और बढ़ाइए। कैसे करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिन्हें हम कंट्री से एक्सपोर्ट कर पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो सर एक दिन तो ऐसा आ जाएगा जिस दिन हमारा आउटफ्लो कम हो और इनफ्लो ज्यादा हो, तो फिर हम उस इनफ्लो वाले पैसे को, हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ डॉलर आ गए और 90,000 करोड़ डॉलर्स चले गए, तो भैया फेवरेबल हो गया ना 10,000 करोड़ डॉलर। तो ये गंदा है, खराब है, सरप्लस अच्छा नहीं है। कब अच्छा होगा? जब आप इस पैसे को कहीं पे एम्प्लॉय करने के लायक बन जाएं, तो फिर से ये पैसा कंट्री के बाहर जाएगा, वहां पे आप बिजनेस सेंटर सेटअप कर लीजिए और वहां से अपने लिए और अर्निंग्स क्रिएट कर दीजिए। लॉजिक समझ में आया? तो एक बड़ी पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है, आपके दादाजी भी बोलते होंगे, पापा मम्मी को भी पता होगा, आपने पहली बार आज सुनने हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सर इसका मतलब क्या है? भाई अगर आपकी अगली जनरेशन बहुत एफिशिएंट है, बहुत कामकाजी है, बहुत मेहनती है, तो अपने लिए पैसा कमा लेगी, आपको बहुत ज्यादा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और अगर एकदम कल्प्रिट है, काला शीप है, ब्लैक कैट है, ब्लैक डॉग है, तो भाई उसके लिए पैसा छोड़ के जाइए ही मत बिल्कुल, क्योंकि जितना मेहनत से कमाया होगा दादा परदादा ने, वो नालायक निर्लज्ज बर्बाद कर देगा पूरा। समझ में आई बात? पक्का कंफर्म? तो हमेशा याद रखिएगा, डेफिसिट बीओपी ही अच्छा होता है लॉन्ग रन में, सरप्लस बीओपी अच्छा नहीं होता। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम जीवन में कभी हो नहीं सकता ऐसा। एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया तो सरप्लस, और इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो डेफिसिट। दोनों केस में इक्वालिटी से परे है ये। व्हाट इट क्लियर? ईदर एक्सपोर्ट इज मोर इंपोर्ट इज लेस, और इंपोर्ट इज मोर एक्सपोर्ट इज लेस, तो ईदर वील हैव सरप्लस और डेफिसिट। तो चिल्ड्रन, सरप्लस इज कॉल्ड एज गुड इक्विलिब्रियम एंड डेफिसिट इज कॉल्ड एज बैड। अच्छे बच्चे को सुधारने की जरूरत है, उसको बर्बाद करने की जरूरत है, या खराब बच्चे को सुधारा जाए? खराब बच्चे को। तो हम बैड डिसइक्विलिब्रियम कैसे सही करेंगे उसकी हम बात करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, हम पहले ये समझ लें, जो हमारा लास्ट क्लास में ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स छूट गया था। सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? तो अपनी कॉपी में जरा 2 कॉलम बना लीजिए, डिफरेंसेस मैं आपको लिखवा भी दूं। ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स के बड़े आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। पहली बार बच्चों, पहली बार ये टॉपिक टेस्ट किया गया था आईएससी 2001 के पेपर में। ऑल इंडिया 1-2 बच्चे भी नहीं लिख पाए थे इसको, तब से ये बड़ा खतरनाक माना जाने लग गया है। प्लीज प्रिपेयर 2 कॉलम्स, ऑटोनोमस आइटम्स और एक में अकॉम। चलिए, तो चिल्ड्रन, इफ इंडिया donates, let us say 1200 crore rupees to अफगानिस्तान, कि भाई इनके यहां एक नया पार्लियामेंट बन जाए, तो सर इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है? शायद तालिबान वाले हमें परेशान ना करें। अभी नहीं, पहले इंडिया ने डोनेट किया हुआ है 1200 करोड़ रुपए। सर इंडिया बड़ा दिलदार हो गया है, तो कौन इनकी जेब से कुछ जा रहा है? आपके पापा मम्मी का जो टैक्स है वही जा रहा है, और क्या। अब फायदा क्या होगा जब हम और आप अफगानिस्तान घूमने जाएंगे? सर आप जाइएगा, हम तो नहीं जाएंगे सर, हमको अपनी जान बहुत प्यारी है सर, हमको सो कॉल्ड पन्नी में बंद के वापस नहीं आना है। तो वहां पे कुछ हमें ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, या इंडियंस के लिए हो सकता है स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इसलिए हमने उनको हेल्प कर दी। बट हो सकता है कि मेनी अ टाइम्स इंडिया इस हेल्प के बदले उनके यहां अपने यहां से गुड्स बेचना, दैट इज एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ कंसेशंस ले ले, कि इंडिया से जो अफगानिस्तान सामान जाए उस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो वहां पे लगाई जाएगी वो एकदम मिनिमम होगी, सिर्फ इंडिया के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं, ताकि हमारे लोगों को वहां पे बिजनेस करने को मिल पाए। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स ₹1200 करोड़ ऑफ गुड्स टू अफगानिस्तान। समझ में आई बात? सो इसमें से जो ये दूसरा वाला ट्रांजैक्शन है,
इट इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंड दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, सोशल वेलफेयर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑटोनॉमस कौन सा होगा? दोनों है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्यों इकोनॉमिक? भाई पैसे का एक्सचेंज दोनों में हो रहा है। विच टेक प्लेस ड्यू टू द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बच्चों ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोनॉमस हो गया, और जो ये वाला ट्रांजैक्शन है वो अकोमोडेटिंग हो गया। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो अगर आपकी मौसी ने आपको $1100 यूएसए से भेजे कि भाई सर को दे देना, सर का बर्थडे आने वाला है अगले महीने, तो सर खुश हो जाएंगे, तो ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, दिस इज अकोमोडेटिंग। बट अगर $1100 मौसी जी ने दिए और उनका रख लो, मैं 2 महीने बाद होली के बाद इंडिया आऊंगी घूमने टहलने, तो मैं वहां पैसा खर्च करूंगी। तो मौसी जी ने अभी क्यों पैसा भिजवाया? क्योंकि अभी डॉलर मान लीजिए 82 रुपीज का है और मौसी जी को लग रहा है होली के बाद ये 79 का हो जाएगा, तो मौसी जी ने पैसा भिजवा दिया है। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोनोमस। तो प्लीज ये 2 लाइन की डेफिनेशन शॉपिफाई कर लीजिए वेरी क्विकली। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आइटम्स होंगे इट इज ऑटोनोमस। अभी मोदी जी गए थे ना G20 को हेड करने के लिए, और वो यूएस वगैरह जाते रहते, मेरे को भी कहते हैं साथ में चलिए, तो मैंने कहा मैं चलूंगा तो मेरी क्लास कौन लेगा? तो मैंने कहा 12 आप जाइए। तो फोन करके पूछ रहे थे यहाँ कुछ बात करें कोचिंग वोचिंग के लिए यूएस में। मैंने कहा नहीं रहती, बड़े आवारा टाइप के बच्चे हैं, हम अपने हिंदुस्तानियों को बस पढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है इनको कुछ पैसा देते हैं, बेचारे गरीब हो रहे हैं। मैंने कहा दीजिए मत, कुछ मांग लीजिए। तो जो बिडेन साहब से 15,000 करोड़ रुपए की डोनेशन लेके बहला फुसला के बेवकूफ बना के ले आए। कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? अकोमोडेटिंग होगा। बट अगर उन्होंने मिस्टर जेफ बीजोस, नाम सुना होगा, अरे अमेजोन वाला गंजू, उसको पढ़ा लिया बढ़िया कायदे से, बेटा तुम हिंदुस्तान आओ, इलाहाबाद में, लखनऊ में, यूपी में योगी जी के अंडर में तुम्हारा बढ़िया वेयर हाउस वगैरह खुलवा देते हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ गए उनसे। दिस इज विच टाइप ऑफ आइटम? ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है ना, तो कौन सा होगा? ऑटोनोमस होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसे समझ लीजिएगा, आपका दोस्त है आवारा टाइप का, या सहेली है आवारा टाइप की, या सहेला है आवारा टाइप का। ठीक है, लड़कों का दोस्त सहेला, लड़कियों की दोस्त सहेली, बड़े आवारा टाइप के हैं, पैसे की कमी हो गई, आपने थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए उनकी हेल्प कर दी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अकोमोडेटिव। और आप निकल गए उससे बड़े बनिया, 50,000 दे रहे हैं, एक महीने बस 60,000 वापस लूंगा या लूंगी इंटरेस्ट के साथ। दिस इज ऑटोनोमस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो स्कूल से किसी को लाद लिया, मतलब बैठा लिया अपने साथ, और घर पे लाके उसको ड्रॉप कर दिया, और कोई पैसे वैसे नहीं मांगे, इट इज अकोमोडेटिंग। और जब फ्रेंड ने बोला थैंक यू गया भाड़ में, लो 50 रुपए निकालो जरा, जो गाड़ी का डेप्रिसिएशन है लद के आए हमारे ऊपर, तो ये हो गया ऑटोनोमस। बस ये 2 बातें याद रखिए, बाकी इंडिया गॉट टैलेंट लिख लेंगे लोग। समझ में आई बात? चलो, तो अब आपको बच्चों यहाँ पे अकोमोडेटिंग का मतलब भी नजर आ रहा होगा, मैंने खैर पहले ही आपको बता दिया है, अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस। अब यहां पे एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, कहीं अकोमोडेटिंग में लिखा हुआ है कि वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज की जा रही हैं, तो सर आपने तो वेलफेयर लिखवाया था, मैं अभी भी वही लिखवा रहा हूं और वही बोलूंगा मैं। वेलफेयर का मतलब अ कंट्रीज ओन वेलफेयर, ये नहीं कि हम दूसरों को चंदा वंदा दे आए, बट चंदा देंगे कहां से? वही पैसा जो आपने बिजनेस करके प्रॉफिट करके दूसरी कंट्री के साथ कमाया, वही तो डोनेट कर पाओगे ना। जब कमाए नहीं तो डोनेट कहां से करोगे? और अगर शॉर्टेज है आपके यहां तो किसी से भीख की तरह ले लोगे। फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया? तो वेलफेयर वर्ड मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया दैट वन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट, ड्रॉ लाइन, कि प्रॉफिट लॉस रिलेटेड एक्टिविटी से अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो वो ऑटोनोमस है, और जहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं है, सरप्लस आ गया आपके पास पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो भाई दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर दो, उनको चंदा दे दो, इंटरनेशनल रिलेशन भी तो अच्छे करने हैं। समझ में आ गया? तो अगर कोई सोचता है कि अफगानिस्तान में यूएस डिफेंस फोर्सेस 20 साल तक थी, तो कोई अफगानिस्तान के वेलफेयर के लिए थोड़ा थी, सिर्फ वो रेस्ट्रिक्ट कर पाए उसामा बिन लादेन और अलकायदा की एक्टिविटीज को, सिर्फ उसलिए वहां पे थे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। सो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू दोस ट्रांजैक्शन विच आर मेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और अगर हमारे पास सरप्लस है तो दे देंगे, डेफिसिट है तो ले लेंगे।
देन चिल्ड्रन, ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई खास लेना देना नहीं होता है। Whereas accommodating transactions क्या होते हैं? मान लीजिए कि आए 2000 करोड़ डॉलर और गए 2200 करोड़, तो आपकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 200। तो अकोमोडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, या कहीं से आपको लेनी पड़ेगी डोनेशन। समझ में आ गई बात? पक्का? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो करंट अकाउंट में भी होते हैं एज वेल एज कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब कि वो रेकरिंग नेचर के भी होते हैं और नॉन रेकरिंग। तो भाई इंडिया को पैसा चाहिए तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को विदेश भेज देते हैं, वहां जाके लोगों को बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते हैं और वो लोग इंडिया में बिजनेस करके पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। समझ में आ गया? बट हमें पैसे की इमीडिएट और बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा पैसा एकदम से तो आएगा नहीं, बिजनेसमैन तो भाई धीरे धीरे पैसा लगाएगा। तो हमने अपनी ओल्ड पार्लियामेंट यूएस को बेच दी। कितने में? 40,000 करोड़ डॉलर्स में। समझ में आई बात? 40,000 करोड़ डॉलर में अपनी पार्लियामेंट बेच दी। सर वहां क्या करेंगे वो लोग? वहां पे वो लोग अपने स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, एम्बेसीज खोलें, कुछ भी करें, हमसे मतलब नहीं है। दिस इज नोन एज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ऑटोनोमस इन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? जो अकोमोडेटिंग होता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है, वो करंट अकाउंट में नहीं होता। ओके, क्योंकि मैंने बात क्या की थी? बोरोइंग या डोनेशन, क्या ये रेकरिंग है? नो, दीज आर नॉन रेकरिंग। और नॉन रेकरिंग वाले कहां आते हैं? तो लिंक्ड है एकदम पूरा का पूरा। गॉट इट क्लियर? इंजन खराब हो गया, अच्छा मोची के पास जाओ। अरे इंजन गाड़ी में होता है, जूते में नहीं होता है। तो मोची के पास नहीं जाना है, कार मैकेनिक के पास जाना है। अंडरस्टैंडिंग? इनको अबव द लाइन और इनको बिलो द लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाले आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कहीं भी मिल सकते हैं, और ज्यादातर केसेस में आपकी जो प्रॉफिट लॉस वाली एक्टिविटीज होती हैं वो रेकरिंग होती हैं। तो अबव द लाइन मतलब दे आर इन करंट अकाउंट, और बिलो द लाइन मतलब दे आर इन कैपिटल अकाउंट। तो कहानी समझ में आ गई? अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस क्या होता है? पक्का? दुनिया की किसी किताब में आपको वेलफेयर शब्द इस्तेमाल करता हुआ नहीं नजर आएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा। बट कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से जो रिलेटेड है वो ऑटोनोमस हो गया। भाई अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है तो इकोनॉमिक्स में दूसरी बात कौन सी हो सकती है? सर लॉस मैक्सिमाइजेशन। अरे कौन करना चाहेगा भाई? तो इट इज वेलफेयर। समझ में आई बात कि नहीं? पापा नहीं मान रहे आपकी बात कि भाई आपको आउटिंग पे जाना है फ्रेंड के साथ, तो किसके पास जाएंगे? मम्मी के पास। पापा मम्मी दोनों नहीं मान रहे, हेड ऑफ द फैमिली दादा दादी डांट खिलवा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? 2 सीक्रेट मम्मी के बता दीजिए। दादी व मम्मी ने आपको 5 किट्टी पार्टी बताई है ना, 6 हैं। मैं असलियत बता रही हूं आपको। समझ में आ गया? मम्मी मान जाएंगी। तो ये बातें समझ में आ गई? तो जो वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं वो अकोमोडेटिंग होते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस की वजह से होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। खोपड़े में बात गई? तो लास्ट ईयर आई हैड अ स्टूडेंट, वो दुबई से मेरे से पढ़ता था। मनी दिरहम में नहीं आता था, इंडियन रूपी में आता था। बट इट वुड बी कॉल्ड एज विच ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? व्हाट? ऑटोनोमस। समझ में आ गया? टीचर्स डे पे उसने मेरे को एक बढ़िया सा ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा। ना 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 ना, ये भी ऑटोनोमस होगा। उसने ग्रीटिंग कार्ड खरीदा होगा ना भाई, इंडिया में किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा ना हर चीज की, तो प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ऑटोनोमस हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपने सो कॉल्ड इस्कॉन टेम्पल विजिट किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया में इनकी दुकानदारी फैली हुई है। ओके, और यहाँ पे आप चंदा डोनेट करते हैं और ये पैसा देश के बाहर चला जाता है, यूएस को। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? क्लियर? चलिए, सो अब हम डेफिसिट की बात करते हैं शायद। हाँ, जैसे ऐसे हो सकता है कि आप पैसा इंडिया से यूएसए भेज रहे हो और ये बोल रहे हो यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन फंड्स में, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो पैसा जो इस्तेमाल हो रहा है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या आपने पैसा इंडिया में
किसी टेम्पल को डोनेट किया, लेट अस से द नेम ऑफ द टेम्पल इज इस्कॉन, और इस्कॉन वो पैसा वॉरफेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूएस की गवर्नमेंट को लेंड कर रहा है, तो एक्चुअली तो ये प्रॉफिट वाला आइटम हो गया, ऑटोनोमस हो गया, बट हमने क्योंकि इस्कॉन को डोनेट किया था तो हमारा तो एकोमोडेटिंग था, बट उन्होंने इसको ऑटोनोमस की तरह बना लिया। समझ में आया? यही सब गड़बड़ियां होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसी को आप बोलते हैं ओवर रिपोर्टिंग या ओमेशन या गड़बड़ सड़बड़ ट्रांजैक्शंस। इसी के लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो काफी कंट्रोल्स क्रिएट करता है, जो पैसा बाहर से आ रहा है या कंट्री के बाहर पैसा जा रहा है तो वो किस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दीज थिंग्स आर वेरी 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 नेसेसरी टू बी ऑब्जर्व्ड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, सो बच्चों हमारा अगला पार्ट जो बचा था दैट वाज डिसइक्विलिब्रियम, और इसी से हम डेफिसिट पढ़ते हैं। चलिए, तो मैं आ रहा हूं वापस डिसइक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई डिसइक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, जब आपका इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो तो इट इज सरप्लस। कोई चिंता की बात ही नहीं है। चिंता की बात कब है? आउटफ्लो ज्यादा है पैसे का और इनफ्लो कम है। 1991 मेरी एज 11 साल थी, आप लोगों की लगभग रही होगी -14 ईयर्स। चलिए, तो +11 एंड -14 मॉड लगा देते हैं तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर लेते हैं। गॉट इट क्लियर? मॉड मतलब एब्सोल्यूट नंबर, ना प्लस ना माइनस। स्टैट्स नहीं पढ़ी क्या? वो नहीं पढ़े क्या? मीन डिविएशन। चलिए कोई बात नहीं। तो अब 1990s में देश की हालत बहुत खराब थी चिल्ड्रन। हार्डली हमारे पास 2 हफ्ते का फॉरेक्स था अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तेल में घी का काम किया 1991 की गल्फ वॉर ने। कुएं जल गए ईरान इराक के, और इतना ज्यादा सो कॉल्ड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना कंट्री के लिए नुकसानदायक था, तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो 89 वाली वॉर 89 में खत्म हो गई क्या? पार्टी थोड़ा थी जो आज स्टार्ट हुई आज ही खत्म हो गई। गॉट इट क्लियर? तो अब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस जमाने में, मैं क्लास 5 में पढ़ता था, तो हमारे तो सामने देखी हुई बात है। गल्फ वॉर तो हमने टीवी में काफी आता था, न्यूज वगैरह में, अब तो हिस्ट्री की बुक्स में आ गया सीबीएसई में। तो जो हमारे लिए प्रेजेंट था वो अब हिस्ट्री बन गया है। तो बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, कैसे कंट्री को संभाला जाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपने वो मूवी स्कैम देखी हो तो ये सही स्टोरी है। पीवी नरसिम्हा राव जी ने हर्षद मेहता जी को बुलाया था और बोला था कि भाई दुनिया आपकी बात तो कम माने बट हिंदुस्तानी आपकी बात बहुत मानता है, आप जिस कंपनी का शेयर कहोगे वो खरीद लेगा। बच्चों 2 से 3 महीने के अंदर 2700 पॉइंट का जो निफ्टी था वो 4100 हो गया। यू कैन से कि 2 महीने के अंदर 100 से ज्यादा % की ग्रोथ मिल गई लोगों को। तो भाई अगर टीचर्स ही बोलने लग जाए पेपर बड़ा आसान आएगा वगैरह वगैरह, वहां पे बुक सब मिलेगी आपको एंड ऑल दैट, बच्चा कल से पढ़ना छोड़ देगा। टीचर की बात बहुत फॉलो करते हैं बच्चे ना, और जब सारे टीचर ऐसा बोलेंगे तो सही में फॉलो करेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने हर्षद मेहता जी से ऐसा बोला, उन्होंने किया। भाई देश के प्राइम मिनिस्टर आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे, और इंडिया का टाइम भी अच्छा था उस समय, ऐसी बात नहीं है। तो खैर ये सब तो था ही था, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट की गई, जो उस समय उनकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, कि भाई कुछ देश के लिए करिए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, दरवाजा खोल दो। अरे दरवाजा खोल दें कुत्ता बिल्ली चोर सब आ जाएगा? अरे ग्लोबलाइजेशन करो थोड़ा सा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तभी आई थी क्योंकि हमारे पास पैसे तो थे नहीं। तो भाई बाहर से टेलीकॉम वाले आएंगे, ऑटोमोबाइल वाले आएंगे, बैंक्स आएंगे, हर तरीके का बिजनेस आएगा। भाई क्यों आएंगे वो आपके यहाँ? क्योंकि हम आज भी और उस समय भी वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर थे, और इंडिया में तो लालचपन भी होता है। अच्छा इसके पास आईफोन 14 है, मेरे पास भी होना चाहिए। जरूरत है चाहे नहीं है, सिर्फ पापा मम्मी ऐसे जीवन भर वही चलते रहते हैं, बाकी सब चेंज होता रहता है यहाँ पे। गॉट इट क्लियर? इसने नया घर खरीदा, मेरे को खरीदना है। इसके यहाँ ओला की वो S1 Pro है, मेरे को S1 Pro भी खरीदनी है। लालची टाइप का आदमी होता है। तो ये बात अंग्रेज लोग, चाइनीज लोग सब समझ गए कि इनको सिर्फ पापा मम्मी हस्बैंड वाइफ एक अच्छे लगते हैं, बाकी सब 2 3 4 5 चाहिए इनको। ओके, तो ये बहुत बड़ा बाजार है, तो यहां चलते हैं। तो इस वजह से वो इंडिया आए तो अपने साथ पैसा लेके आए, पैसा लेके आए तो इनफ्लो बढ़ गया। तो जो जो हमारी डेफिशिएंसी थी वो सब डेफिशिएंसी मनमोहन सिंह जी की एफिशिएंसी की वजह से सरप्लस में कन्वर्ट होती गई। गॉट इट क्लियर? और आज भी यही हो रहा है, बट उतना ओपननेस नहीं थी जितनी आज है। 2001 में थोड़ा सेक्टर और ओपन हुआ,
फिर 2003-4 में सोचा कि इसे और ओपन किया जाए, बट ज्यादा ओपन करने में नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो 2004 में उतने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए। फिर जब अभी कांग्रेस की नई गवर्नमेंट आई थी जिसमें मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये सब घोटाले पोटाले चले, तो बोला गया कि भाई विदेशी इमेज जो आपकी है इंटरनेशनल स्फीयर में वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपने अगर नियम बना भी दिए ना, बाहर वाला पैसा नहीं लाएगा क्योंकि वो आपके देश को चोर देश समझता है। तो ठीक है भैया, थोड़ा सा अभी वेट कर लेते हैं। तो 2014 में मई में मोदी जी की जब गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने कहा भाई अब पूरा दरवाजा सब खोल दो, अब कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट नहीं है, पहली बात तो सिंगल रूल गवर्नमेंट है। ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानोगे मैं अपनी MP वापस ले जाऊंगा, सरकार टूट जाएगी एंड ऑल दैट न्यूसेंस, वो सब इंडिया में खत्म हो गया। और देखिए कैसे धनाधन पैसा देश के अंदर इस समय आ रहा है। गॉट इट क्लियर? तो सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े लालची कंज्यूमर हैं। अंडरस्टैंडिंग? हमारा एक में पेट नहीं भरता है, एक में पेट नहीं भरता है, समझ में आ गया? तो मेरे पास मम्मी एक है, वाइफ एक है, बच्चे 2 हैं, समझ में आ गया? मोबाइल फोन मेरे घर में 5 हैं, लैपटॉप 2 हैं, फ्रिज 2 हैं, इन्वर्टर 3 हैं। लॉजिक समझ में आ गया? और 2 व्हीलर भी 2 थी, एक डोनेट कर दी दोस्त को, कार एक है, अभी एक और खरीदने जा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन भी 3 है हमारे घर में। लालच, एक जाएगा तो दूसरा काम आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा काम आएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो यहां पे एक कस्टमर एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, एक से ज्यादा खरीदता है। तो 140 करोड़ की आबादी में उनको 450 करोड़ कस्टमर नजर आते हैं हमारे देश में, इसलिए दे कम टू इंडिया एंड डू बिजनेस। मैंने आपको एक वो वेबसाइट दिखाई थी ना, tradingeconomics.com, किसी जमाने में जब अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास चलती थी, नहीं दिखाई थी? अच्छा रुके दिखाता हूँ, वेट करिएगा। यस सर। चिल्ड्रन इज द विजिबिलिटी ओके? चलिए, तो ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको एनुअल ग्रोथ रेट कहां नजर आ रही है? लिबिया में। लगा दो पूरा पैसा यहाँ पे अपने पापा मम्मी का। अरे सर दिमाग खराब हो गया क्या आपका? लड़ाई झगड़े वाले देश हैं सब। अच्छा, मोनाको है, गुनिया है, केप वर्डे है, आर्मेनिया है, सीशेल्स है। सर ये इसका 177%। अरे लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर होता है यहाँ पे, इतना ज्यादा यहाँ पे टर्मोइल है, तो ये थोड़ी गैम्बलिंग और स्मगलिंग एक्टिविटीज की वजह से है। उसके बाद देखिए सब नीचे आ गए हैं। इंडिया कहाँ पे है सर? चिल्ड्रन इंडिया का आपको नजर आ रहा होगा 6.3, और यूएस कितना है? यूएस सर नजर नहीं आ रहा, क्या गायब हो गया, क्या भाग गए क्या ये लोग? पाकिस्तान तो आप भूल ही जाइए। कहाँ है यूएस? मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? हाँ 1.9, 2 भी बोल के इज्जत कर दी आर्यन जी ने। 1.9% ग्रोथ है यूएस का। इंडिया का यह भी थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। और पहले तो जिस जमाने में मैंने इसको देखना स्टार्ट किया था 3 महीने पहले, तो ये 13.5% इंडिया का ग्रोथ रेट दिखा रहा था। थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात कर लें। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड चिल्ड्रन, जहां की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है दुनिया में, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, और उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट 2.1 है। हाँ ये कम है तो अच्छी बात है ना, बट अगर पर कैपिटा इनकम सबसे है तो मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव होना चाहिए वहां पे, तो इसलिए मैं चौंक गया इसको देखकर। ओके, देन उसके बाद देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिया का। इंडिया वालों ने लगता है मोदी जी ने मना कर दिया, अगर दिखाना मत यार। नीचे है, नजर आ गया आपको? हाँ थर्ड लास्ट, इट इज 8.3। और ये अमेरिका ने, बिड्डू ने मना कर दिया होगा। अमेरिका में 3.5 है, एकदम गलत है, एकदम गलत डेटा है, फर्जी डेटा है टोटल। यहाँ पे इंडिया में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पहली बात तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और मैं इसको साबित कर सकता हूँ, आपके घर में जो मेड आती है, आपकी मम्मी से ज्यादा महंगा मोबाइल फोन उसको खरीदने की हैसियत है उसकी, क्योंकि मम्मी तो 20,000 का मोबाइल लेंगी, मेड क्या कहेगी, भाभी जी 5-5 हजार रुपए 6 घर से उधार ले लिया मैंने, और उसको कोई घर से निकालेगा भी नहीं क्योंकि उधार चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज नोन एज डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं होता, ये हिंदुस्तान में चलता है बस, डिक्टेटरशिप एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये वेबसाइट बहुत देखा करिए आप लोग, बड़े काम की चीज है बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जीडीपी की बात सबको समझ में आ गई। क्रेडिट रेटिंग जरा एक बार देख लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। क्रेडिट रेटिंग हमारे देश की क्या है भाई? इंडिया की ABCDEFGHI, BBB-, थोड़ा खतरा है भाई, आइसलैंड हमसे बेटर चल रहा है। ओके, खैर ये मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, इससे डरना तो नहीं है, बस मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि क्यों अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज ऑल आर हैविंग आईज ऑन अस, बिकॉज दे नो कि भाई जो हमारे देश हैं वो स्टैग्नेंसी पे आ रहे हैं। इंडिया के साथ भी ऐसा होगा,
जैसा यूएस में इट इज 1.9 है ना, इंडिया का भी 2050 में 1.9 ही होने वाला है। मेरा तो पुनर्जन्म हो चुका होगा, आप लोग बूढ़े खुसट हो चुके होंगे तब तक। हो सकता है मैं आप ही के घर में एज अ ग्रैंड चाइल्ड पुनर्जन्म ले लूं, बट परेशान मत करिएगा मेरे को जितना मैं परेशान कर रहा हूँ पढ़ा पढ़ा के। तो हाँ, यूएस का जो 2% ग्रोथ है 1.9%, तभी इंडिया की ग्रोथ ज्यादा है ना। हाँ वो तो वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम की बात है। जैसे हमारे देश में भाई स्टॉक्स में या फाइनेंशियल मार्केट में कितने लोग पैसा लगाते हैं, 3-3.5%। एक्टिव इन्वेस्टर 2-2.5% है, यूएस में 50%। सर हमारे इंडिया में अगर 50% इन्वेस्टर पैसा लगा दे क्या होगा, बड़ा बम फट जाएगा, पूरा सिस्टम ही फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? तो बट तब भी अगर देखा जाए कि भाई इतनी अच्छी कंट्री है, तो 2% उनके लिए क्या है, 2% देखने में कम है। यूपी बोर्ड के 2% बच्चे फेल हो गए, इट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन आईएससी एंड सीबीएसई। लगभग उनका 75-80 लाख का डेटा होता है, पूरा पूरा मान लीजिए परिवार के साथ 1 करोड़ बच्चा बैठता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। हाँ 75-80 लाख का डेटा होता है उनका। और सीबीएसई में कितना है, ऑल इंडिया 4.5-5 लाख बच्चा, शायद 12th में होगा, इतना 11th में होगा, मतलब 8-9 लाख से ऊपर नहीं है। आईएससी में 1.5-2 लाख बच्चा पूरे इंडिया में है। गॉट इट क्लियर? तो वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है, बट देन टू हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि 2% की ग्रोथ वाली कंट्री है। तो 2% मतलब इस साल अगर 1 लाख रुपए आपके पापा यूएस में इन्वेस्ट करें ना, तो अगले साल ऑन एन एवरेज उनको 2,000 रुपए का ही फायदा होगा। इंडिया में 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल वो 1,07,000 हो जाएगा। तो दैट्स वाई जापानीज आर इंटरेस्टेड कि इंडिया में बुलेट ट्रेन चलवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बन चुकी हैं। टेरेन इस तरह का है नहीं कि हम और ट्रेन लॉन्च करें। इंडिया में क्या है, 100 ट्रेन इस साल चला दो, 100 अगले साल चला दो, हमेशा ठसाठस भरी रहेगी। लॉजिक समझना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? प्लस वी आर एडजस्टेबल इन एवरी टाइप ऑफ फॉर्मेट, वी आर एडजस्टेबल इन एवरी टाइप ऑफ फॉर्मेट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आप एक हिंदुस्तानी आदमी को छोड़ाइए जिम्बाब्वे वगैरह जाके, सवेरे छोड़ाइए, शाम को वहां की भाषा में बात करने लग जाएगा। समझ में आ गया? आप उसको ईरान इराक छोड़ाए, मदाम मदाम बोलने लग जाएगा। बड़े एडजस्टेबल टाइप के होते हैं इंडियन, एंड जीनियस बहुत होते हैं बेसिकली। ये एग्जांपल मैंने पहले भी एक बार फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास में दिया हुआ है। मेरा एक दोस्त अभी इसी साल जुलाई में कहीं गया था, शायद लंदन वंदन कोई सेमिनार करने, मतलब दोस्त बन गया बाद में। तो उसने एक कैफेटेरिया में जाके पैसे वैसे दिए, तो उसको बदले में चिल्लड़ वापस कर दी। तो उसने बोला, मैम आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, कुड यू प्लीज रिप्लेस इट विद द करेंसी नोट्स। ओके जस्ट वेट। उसने पेपर निकाला, शायद उसने 20 पाउंड दिए थे, 3 पाउंड उसको वापस किए उसने, 17 पाउंड का बिल था। वेट, आई टुक 20 पाउंड फ्रॉम यू प्लस 20, देन आई रिटर्न 3 बैक टू यू -3, देन यू अगेन गिव +3 टू मी बैक +3, देन आई अगेन गिव बैक द करेंसी नोट -3। ओ फाइन, इट टैलीड एंड इट इज कमिंग द करेक्ट आंसर। इतने बड़े जाहिल और गवार होते हैं वो लोग। और हमारे सब्जी वाला 2,500-3 हजार का बिल तो हाथ में जोड़ देता है। इतने अव्वल दर्जे के लल्लू होते हैं बच्चों, गूगल मैप फॉलो करेंगे। और हमारे क्या मुन्ना पान वाला, उससे पूछ लीजिए, पूरा घर के अंदर बेडरूम तक छोड़ के आएगा आपको, जिसके घर आपको जाना है। तो ये जीनियस है हम, इसलिए दुनिया कहती है भाई हिंदुस्तान चलो। ज्यादातर लोग ये फोन करते हैं उनके ऑफिस में, इसको स्टार्ट कैसे करना है, हाँ लैपटॉप को। हाँ ऐसे बेवकूफ है, वो भी इंडियन ही, उसी ऑफिस में भी इंडियन सिखाते हैं। हाँ हाँ, तो बहुत बेवकूफ है इस तरह के, कॉमन सेंस नहीं होता ना। क्योंकि हम इतना रूल किए गए, पहले पोर्टुगीज आए, फिर शायद मुगल्स उनके पहले या बाद में आए भगवान जाने, फिर ब्रिटिशर्स आए, सब लोग आए, इतना लात जूता डंडा हम लोग खा लिए हैं कि हम लोग एकदम हर माहौल में एडजस्ट हो गए हैं। गॉट इट क्लियर? तो हमने कहीं सीखा कि आप भाई कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, हम सब कर करके सीख गए, सिंपल एज दैट। तो अब अमेरिका में कैसा कोर्स चल रहा है, हो सकता है मेरे को मेल आ जाए, यू आर इनवाइटेड इन द सो कॉल्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या लंदन के ऑक्सफोर्ड में, यूके आप आइए और हमारे टीचर्स को सिखाइए कैसे ऑनलाइन क्लास ली जाती है। तो ऐसा वक्त आएगा। तो हम लोग बेसिकली बहुत अडेप्टेबल टू द सिचुएशन होते हैं, और उसकी वजह शायद हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकता है। तो या इतना हमारे एंसेस्टर्स ने डंडे खाए हैं ब्रिटिशर्स और मुगल्स के, तो सब हमारे ब्लड में आ चुका है, हमारे डीएनए। हाँ सोचिए, और यहाँ 47 डिग्री में, और चलो घूमने चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। खैर, तो वो सब बात की बात है। तो सबको ये समझ में आ गया कि गंदे वाले डिसइक्विलिब्रियम को पहले समझना है कि ये होता कैसे, और फिर करनी है उसकी मरम्मत। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेज लिखे हैं आपके लिए। ढेर सारे गुड्स को कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करना है, ढेर सारे गुड्स को इतना इंपोर्ट कर लिया कि सो कॉल्ड हमारे पास पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए। व्हाट हैपेंड? डिसइक्विलिब्रियम। तो कैसे इसको सही करेंगे?
भाई इंपोर्ट को कम कर दो, एक्सपोर्ट को बढ़ा दो। क्यों फोकस किया जा रहा है स्किल एजुकेशन? क्यों हर स्कूल अपने यहाँ रोबोटिक्स लैब लगा रहा है? क्योंकि मोदी जी को, काफी सीनियर लीडर्स को ये बात पता लगी, भाई चाइना क्यों आगे है, क्योंकि उनकी फिजिक्स बम्पर स्ट्रांग है। सूरज भी बना लिया डुप्लीकेट, चंद्रमा भी बना लिया है, बादल तो बहुत साल पहले बना लिए थे वो लोग। तो बच्चा कोडिंग जब इंडिया में सीखेगा तो उसकी जो मैथमेटिकल स्किल्स होंगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हमारे बच्चे क्यों मैथ्स को रटते हैं, क्यों इक्वेशन रटते हैं? क्योंकि उनको तरीका नहीं सिखाया जाता डेरिवेशन का। तो थ्रू दिस स्किल वी कैन ओवरलैप देम। हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है चाइना के ऊपर? सबसे बड़ा हमारा मेरिट क्या है? भाई हमारी जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो अब उनके देश में बुढ़े ज्यादा हैं और जवान लोग कम है, वर्केबल पॉपुलेशन कम हो चुकी है उनके यहाँ। गॉट इट क्लियर? तो भाई ये सब जब स्किल कोर्सेज आएंगे, अभी 1 अप्रैल 2025 से चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो यूनिसेफ है जो बच्चों के वेलफेयर की बात करता है, माइक्रोसॉफ्ट एंड सीबीएसई ये कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं। 1 अप्रैल 25 से इंडिया में ये स्टार्ट होगा, एंड उसके 2 साल बाद या 1 साल बाद 5 कंट्रीज इसको और फॉलो करेंगी जिनके यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता हो। और आप तो खैर पढ़ाई उस समय तक लगभग ग्रेजुएशन में होंगे। हर बच्चे को राइट फ्रॉम क्लास 1 to 12 मिनिमम 2 स्किल कोर्सेज 1 साल में कंप्लीट करने हैं। 10 से 15 घंटे का एक मॉड्यूल होगा और 2 सर्टिफिकेशंस कंपलसरी हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। तो जब आप 1 से 12 तक 24 कोर्सेज कर लेंगे इस तरह के, तब आप जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। और 24 कोर्सेज अगर नहीं करना चाहते तो हर साल आप एडवांस एंड सुपर एडवांस उसी पर्टिकुलर स्किल में जिसमें आपको अच्छा लगता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ड्रामा, कल्चर वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब में आप प्रोपेल करेंगे, तब आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ के छोड़ दिया, अंडा जाओ निकल लो, खत्म तुम्हारी पढ़ाई। अब एनईपी में ऐसा नहीं है। 12 तक आपने पढ़ लिया, वेल एंड गुड। 1 साल की पढ़ाई की तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। 2 साल पढ़ लिया, एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पढ़ाई कर ली, डिग्री हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? 5 साल पढ़ाई कर ली तो पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाएगा। तो जहां पे भी आप पढ़ाई छोड़ोगे वहां तक की एजुकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। तो जिससे हमारे बच्चों के अंदर कुछ स्किल डेवलप होगी, कभी बेचारे मायूस नहीं होंगे और कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा सोचते रहेंगे। तो बहुत पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है पढ़ाई में। खैर, तो इससे होगा क्या भाई? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों इंडिया में इतनी कार कंपनीज आ रही हैं? ईवी चल रहे हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट कौन सा ईवी का? इंडिया। क्यों? उसकी 2 रीजंस हैं। पहला तो वही लालची पॉपुलेशन। गाड़ी है आपके पापा के पास, ठीक है, 2 गाड़ी है, पापा के पास होंडा सिटी है, मम्मी के पास इग्निस है मेरी वाली, आपके पास भी 2 पहिया वाहन है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, बगल में शर्मा आंटी ने खरीदी है हुंडई की कोना, पापा रेक्सॉन लेके दीजिए हमको भी। मम्मी कह रही है सुनते हो जी, कल से खाना नहीं बनेगा अगर गाड़ी घर में नहीं आई तो। खरीदनी है। वो शर्मा जी की वाइफ ले आई है धनतेरस पे जाके डायमंड का सेट, मम्मी अगले दिन से चालू है, सुनते हो जी मेरे को भी चाहिए। अब पापा बेचारे डर गए, नहीं लेके दूंगा तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी मेरे लिए, और कहीं मेरा रिचार्ज नहीं हुआ तो मैंने पड़ गया ऐसे ही। भाई मजबूरी है, समझ में आया? लालची इंडियन कस्टमर। ओके, और इतना अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के जाएंगे, एकदम निर्लज और नालायक समझ लिया अपने बच्चों को, ये कुछ करने लायक है ही नहीं, पागल की तरह पैसा कमाएंगे। मैं भी उसमें से एक ही हूँ बेसिकली। ओके, और पता लगता है कि आपके माँ बाप का पैसा आपके काम कभी काम ही नहीं आना है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट इंडिया में क्यों बढ़ा? एक मैंने बता दिया, लालची इंडियन कस्टमर। दूसरा, यहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन नेग्लिजिबल है। चाइना के पास फ्यूल खूब है, यूएस के पास भी अलास्का में भरा पड़ा है, गल्फ कंट्री में भी है। तो यूएस, चाइना, गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें, वो जानबूझ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लाएंगे अपने यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ जो पेट्रोलियम रिसोर्स है, क्रूड ऑयल है, फिर वो अनयूज्ड रह जाएगा, और जब वो अनयूज्ड रह जाएगा तो सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। न्यूजीलैंड ने तो बैन कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने यहाँ कि भाई हमारे यहाँ इतना फ्यूल है उसको कौन यूज करेगा। यूएस तो प्रोपोगेट करता है अपने सो कॉल्ड रेजिडेंट्स को कि आप पब्लिक कन्वेंस कम से कम यूज करें और अपनी व्हीकल को ज्यादा लें ताकि उनका तेल खपे कम से कम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो यूएस में तेल का प्राइस इंडिया से 50% है चिल्ड्रन। यहाँ पे 96 रुपीज लीटर है, वहां 37-38 रुपए 40 रुपए लीटर मिल जाता है आपको, इसीलिए क्योंकि सरप्लस है। तीसरा एक और फायदा इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, चार्जिंग। हमारे यहाँ सोलर से भी चार्जिंग होती है, हमारे यहाँ सोलर से भी चार्जिंग होती है। तो आपने अपने घर की छत पे एक सोलर प्लेट लगा ली और उससे एक कनेक्शन ले लिया और अपनी कार चार्ज कर रहे हो आप, तो आपकी चार्जिंग का पैसा लगभग 0, जो रेकरिंग कॉस्ट है वो 0 है, सेटअप कॉस्ट बस आपकी है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट बहुत बढ़ने वाली है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी नहीं करेंगी और यहीं से अगल बगल की कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो तब हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो सही हो जाएगा। मोर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। अभी मैं इतनी देर से अंडे तो नहीं दे रहा था बैठ के, यही समझा रहा था कि हिंदुस्तान में अभी फॉक्सकॉन ने प्लांट लगा लिया, 6 महीने में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2025 में एप्पल इंडिया के लिए सस्ता रेडमी को टक्कर देने वाला मोबाइल ले आएगा, तब मैं खरीदूंगा। देयर आफ्टर अभी टाटा ने, वो एक कंपनी नहीं हवाई जहाज बनाने वाली एयरबस, इनके साथ मिलकर C295 कार्गो प्लेन बनाना है। मेरे को बुलाया गया था इसके इनॉग्रेशन में गुजरात में, बट मैं जा नहीं पाया क्लास की वजह से। मैंने कहा मोदी जी आप ही कर दीजिए फिर इसको। तो ओके, तो इन सब चीजों से क्या होगा कि हम यहां से बनाकर अपनी डिमांड भी सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे और दूसरी कंट्री में भेजेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो हमारे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, फॉल इन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और हमारे गुड्स लोग बाहर नहीं खरीदना चाहते तो हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट उतना ज्यादा है नहीं, तो ये मिसमैच आपको मिलता है। तो दिस इज अगेन द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जो लोग इलाहाबाद सिटी में रहते हैं उनको पता होगा शिल्प मेले जैसी एक चीज लगती है, क्यों लगाई जाती है? ताकि वो जो आर्टिसंस या हैंडीक्राफ्ट का आइटम है जो राजस्थान में या मथुरा में कहीं भी बन रहा है, आप वहां तक नहीं जा सकते, उनको यहां तक ले आओ। ऐसे ही इन लोगों को फॉरेन कंट्रीज भी भेजा जाता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे तो आप 10 रुपए का सामान बेवकूफ बन के 100 में खरीदते हैं, ये वहां पे ना $100 में चिपकाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडियन गुड्स की डिमांड जब फॉरेन कंट्रीज में बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसइक्विलिब्रियम ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे ठीक होगा? मान लीजिए 100 करोड़ का इंपोर्ट है एंड इसके कंपैरिजन में लेटस से 120 करोड़ का एक्सपोर्ट है, तो भाई अभी तो सरप्लस में चल रहा है। फॉरेन कंट्री की डिमांड गिर गई, वो नहीं खरीदना चाहते हमसे सामान, और कितना हो गया ये? हाउ मच चिल्ड्रन? 90 करोड़। हाउ मच? तो इंपोर्ट तो 100 का 100 ही है और एक्सपोर्ट 120 से गिर के कितना हो गया? 90 करोड़ हो गया। तो मोदी जी ये जो 2-4 कंट्रीज घूमते रहते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं बड़ा आवारा टाइप का प्रधानमंत्री है अपना। अरे आवारा टाइप के नहीं है, दोस्ती यारी बढ़ा रहे हैं ताकि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ें। पहले अमेरिका की बड़ी दादागिरी चलती थी, तेल खरीदना है ना डॉलर में बेचेंगे सारे लोग। गल्फ की हालत खराब थी क्योंकि गल्फ कंट्रीज को पता था वो सद्दाम हुसैन के थ्रू, ओसामा चाचू के थ्रू इतना बवंडर फैला चुके हैं, हम कुछ इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे तेल के कुएं में भी आग लगवा देंगे। चलो ठीक है भैया, डॉलर में ही बेचते हैं। ओपेक नेशंस का तो नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था। एक किट्टी पार्टी है ना यूएन के नाम पे, इनकी यूनाइटेड नेशंस के नाम पे इन 5 जानवरों की एक किट्टी पार्टी है जिसमें यूएस, यूके, चाइना, जापान ये सब आते हैं, रशिया भी, कि जो हम बोलेंगे पूरी दुनिया वही मानेगी। व्हाट इट क्लियर? तो यूके ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, तेल बेचना है तो डॉलर में बेचोगे। सोनिया आंटी भी बहुत डरती थी, मनमोहन सिंह जी तो स्टैचू ही खेल रहे थे बेचारे, पढ़े लिखा आदमी ज्यादा बकवास नहीं करता किसी से, इसलिए जो सोनिया जी बोलती थी बेचारे मान लेते थे चुप्पे चाप। ओके, अब मोदी जी बोल रहे मैं तो किसी के ना मानने वाला, रशिया से दोस्ती बढ़ गई, रुपए में तेल आ रहा है। गॉट इट क्लियर? और वो जो गल्फ में होता है ना, वो प्रेशर कुकर का रबड़ बैंड लगाए होते हैं सिर पे शेख लोग, उनसे भी जो तेल आ रहा है बच्चों आजकल वो रुपये में आ रहा है। इसलिए अमेरिका की हालत इस समय खराब है। और अमेरिका की हालत खराब आज सुबह के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी, 6% एम्प्लॉइज को गूगल ने फायर कर दिया। क्यों? जो बिडेन ने बोल दिया है, ये मान नहीं रहे हैं, इनके लोगों को यहां से निकालो। तो दुनिया को कॉस्ट कटिंग दिखाकर स्पेशली इंडियंस को दे आर किकिंग आउट। समझ में आया कि नहीं? तो कॉस्ट कटिंग तो बहाना है, वो पूरा टारगेट इंडियंस के ऊपर है क्योंकि ये हमारी बात मान नहीं रहे हैं। और प्लस अमेरिकन जनता परेशान है। पहले तो ये हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा के बच्चों को भेजते थे, जाओ तुम गूगल के अल्फाबेट के सीईओ बन जाओ, अब तो प्रधानमंत्री भी इन्हीं का है दूसरे देश में। अरे ऋषि सोनक जी हमारे, एनआर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन हैं, उनके दामाद लगते हैं ये। गॉट इट क्लियर? तो अब जो बिडेन के अंदर भी एक डर है कि भाई अगर कल को इतना डोमिनेशन रहा तो हमारी कंपनीज को भी हेड करेंगे, और कोई भरोसा नहीं अगली बार कमला आंटी इलेक्शन जीती जाए। थोड़ा थोड़ा इंडियनिज्म तो है ना भाई, थोड़ा तो फेवर करेंगे। और यूके तो पूरी फेवरेबल पॉलिसी बना रहा है हमारे लिए कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, 2 साल का वो स्टडी प्रोग्राम यहाँ कर सकते हैं और हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, सब कुछ है।
अमेरिका की हालत खराब है कि बहुत समय में हमारी दादागिरी खत्म होने वाली है, निकालो भैया इनको बाहर। सर रशिया भी तो एक काम कर सकता है, खुद ही बैंड बजी हुई उनकी। वो छोटे थे, यूक्रेन छोटा था कॉकरोच, बट कॉकरोच बन गया डायनासोर वहां पे। तो अब वो हमारी दोस्ती पे पूरा टिके हुए हैं। अभी उनके यहाँ अमेरिका ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, मैंने आपको बताया भी हुआ है ये। वो अमेरिका का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था, नेविगेशन के लिए, अमेरिका ने बत्ती बंद कर दी उनकी वहां से, तो बेचारे गूगल मैप यूज कर रहे थे। उसके बाद वीजा की सर्विस बंद कर दी, तो अब रुपए वाले सर्विस गए उनको देने के लिए। तो हमारे इस प्रधानमंत्री ने काम बहुत किया है, सेल्फ डिपेंडेंसी देश की बननी स्टार्ट हो गई है भाई। अपना हमारे पास पेमेंट सिस्टम है आज की तारीख में, अपना सैटेलाइट सिस्टम है। बस न्यूक्लियर में थोड़ा सा पीछे है, वो भी कट कॉपी पेस्ट करके 2-4 यूट्यूब वीडियो देख के सबमरीन बनने लग जाएगी यहाँ पे। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इतना। हाँ सब यूज करेंगे। अभी एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबको सर्विस देने वाला है, क्योंकि हमारी, और मोदी जी के ऊपर केस भी कर दिया वीजा वालों ने। और जो बिडेन साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता उस आदमी के खिलाफ, वो अपने घर वालों को नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा। तो मोदी जी के खिलाफ का केस भी चल रहा है कि भाई इन्होंने इंडिया में कंपटीशन एक्ट के तहत वायलेशन किया है। ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खास बेनिफिट दे रहे हैं, जिसके तहत हम जितनी फीस कस्टमर से मांगते हैं वीजा कार्ड की, ये कहते हैं कि फ्री में ले जाओ रुपए कार्ड। हिंदुस्तान तो जानते हो, फ्री का जहर भी मिले तो आदमी पी जाए यहाँ पे। समझ में, कोल्ड ड्रिंक में मिला के फ्री का जहर भी हिंदुस्तानी पी जाएगा, फ्री है ना। क्यों सर? क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत कायदे से पढ़ते हैं। MUX मोर देन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज मोर देन द प्राइस पेड। तो मैं बैंक गया, अभी HDFC में मेरा अकाउंट है, तो कह रहे हैं सर नया अकाउंट मेरे को बेटे के लिए खुलवाना था। कह रहे कार्ड कौन सा चाहिए? मैंने कहा रुपए दे देना। कह रहे वीजा ले लीजिए। मैंने नहीं, वीजा का तुम लोग 590 रुपए किराया लेते हो, उसका 150 रुपए है। कह रहे इंटरनेशनली चलता नहीं है रुपए अभी। मैंने कहा इंटरनेशनली चलाना किसको है, हमको तो हिंदुस्तान में चलाना है ना। तो धीरे धीरे वीजा खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर से। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, तो जब हमारी गुड्स की डिमांड विदेश में कम हो जाती है तो वो लोग हमसे सामान नहीं खरीदते, हम तो उतना ही खरीद रहे हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड विदेश में बढ़ाइए। तो जब आपका 100 करोड़ का इंपोर्ट था, आई रिपीट चिल्ड्रन, कितना इंपोर्ट था? 100 करोड़ का इंपोर्ट था, और एक्सपोर्ट्स वर ऑफ 120 करोड़, तो देयर वाज अ सरप्लस। डिमांड कम होगी, कितनी हो गई? डेफिसिट आ गया बच्चों, चिल्ड्रन, डेफिसिट आ गया। अब क्या किया जाए? यहां से सस्ते गुड्स बना के उनको बेचिए। तो ये 120 करोड़ में पंप अप टू 220 करोड़। तो जहां 30 करोड़ की डेफिशिएंसी थी, वहां 120 करोड़ का सरप्लस हो जाएगा। तो जब हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता है, वहां समझाता है अभी क्यों इतना मध्य प्रदेश में चल रहा है इन्वेस्ट इन MP, पंजाब में इन्वेस्ट करिए, यूपी में भी अभी अगले महीने कानपुर में 11-12 को यूपी इन्वेस्टर्स समिट है। गुजरात में तो हर साल होता है, कि ये बढ़िया माहौल दिखाकर उन लोगों के लिए बिजनेस इंडिया में आसान बना के उनसे पैसा लिया जाए। वो इंडिया में आएंगे, पैसा लगाएंगे, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? आप विदेश पढ़ना तो जाना चाहते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, आप टॉफल का 7-8 बैंड का स्कोर भी ले आएंगे, आइलेट्स वगैरह का, बट आपको पता ही नहीं हाउ टू प्रोसीड। आपको पता ही नहीं कि वहां का जेन्युइन कॉलेज कौन सा है, तो वहां के कॉलेज की सीट खाली रह गई, यहाँ कैपेबल बच्चा जा ही नहीं पाया। अब एक सिस्टम बना देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, जिससे बच्चों को फॉरेन एडमिशंस के बारे में काउंसिल किया जाएगा। बात समझ में आ गया? डिमांड सप्लाई मैच कर जाएगी। तो वैसे ही इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो है, बट वहां का इन्वेस्टर डरता है, मैं कहां जाऊं हिंदुस्तान, रेलवे स्टेशन के बाहर अगर चला गया तो पब्लिक बेवकूफ बनाएगी मेरे को। तो हर स्टेट मिनिस्टर्स को बोला जा रहा है, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, कि भाई अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्रिएट करिए। तो इलाहाबाद शहर के बारे में अगर मैं बात करूं, संगम इतना बड़ा होली प्लेस है, मौनी अमावस्या वाले दिन वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस सिटी बन जाती है इंडिया में। इंडिया क्या, वर्ल्ड वाइड बेसिकली, बट हमने इसको कभी भी टूरिज्म के नाम पे बढ़ावा दिया ही नहीं। गॉट इट क्लियर? मेरी बेटी तो कभी के बोलती है, पापा गोवा गए हुए बड़ा दिन हो गया, आज गोवा ले चलो। मैंने कहा व्हाट द न्यूसेंस इज शी टॉकिंग अबाउट? तो वाइफ साइड कह रही है संगम ले चलो। बात समझ में आई? तो वहां पे उसको सैंड कैसल बनाने का मौका मिलता है, ऊंट पे बैठने का मौका मिलता है, अभी कुछ दिन में वाटर स्पोर्ट्स भी चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो सोचिए कितना रेवेन्यू आएगा। ऋषिकेश अगर आप गए हो रिसेंटली, मैं तो गया था अभी जुलाई में, तो ऋषिकेश गोवा को रिप्लेस करने वाला है कुछ दिन में बच्चों। तो गोवा में जो वाटर स्पोर्ट्स आपको मिलते हैं वो ऋषिकेश में मिलने लग जाएंगे। और गोवा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नीचे। तो वहां का जो टूरिज्म है, हर आदमी तो इतनी दूर जा नहीं सकता, नॉर्थ इंडियंस स्पेशली, बट वो ऋषिकेश जा सकते हैं जो सेंटर ऑफ द कंट्री है। दिल्ली वाले कितने जा सकते हैं? सोचिए कितना रेवेन्यू आएगा, कितना डेवलपमेंट होगा।
आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? जो फॉरेनर्स गोवा जाते हैं, जो बहुत महंगा टूरिज्म सेंटर है, ऋषिकेश कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। तो कोई फॉरेनर अगर गोवा 5 दिन के लिए आता है, वो ऋषिकेश कम से कम 25 दिन स्टे कर लेगा एटलीस्ट। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होगी। योगा के बारे में क्यों इतना प्रोपल्जन किया जा रहा है? ताकि लोग समझें कि सही हेल्थ का सिस्टम कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो हाँ, गंगा विलास अभी क्रूज भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीजें क्या है, फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया आएंगे क्योंकि वहां पे ये चीजें बहुत महंगी हैं। तो वी आर क्रिएटिंग मोर डिमांड फॉर इंडियन गुड्स और सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज। समझ में गया? चाची ने आईफोन खरीदा है, पापा हमको भी लेके दो। पापा कहेंगे पहले तुम चाची बन जाओ फिर तुमको भी ले देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इमिटेशन इफेक्ट का मतलब दूसरे गाल लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करना है, सेब खाइए। अंडरस्टैंडिंग? तो दूसरे ने अगर आईफोन खरीदा तो जरूरी नहीं कि आपको भी खरीदना है, until unless you have the strong need for that. Understood or not? तो इसको बोलते हैं इमिटेशन इफेक्ट, देखा देखी इफेक्ट। इसको रिड्यूस करेंगे तो इंपोर्ट्स क्या होंगे चिल्ड्रन? कम हो जाएंगे। ये 100 करोड़ का इंपोर्ट जब 70 करोड़ हो जाएगा और एक्सपोर्ट जब 220 हो जाएगा, जस्ट चेक आउट द गैप। कितना गैप होगा चिल्ड्रन? 130 करोड़ का सरप्लस होगा कि नहीं होगा? इस सरप्लस को हम इंडिया में और डिप्लॉय करेंगे, इससे फर्दर बिजनेस सेटअप करेंगे, एजुकेशन सेंटर सेटअप करेंगे। काफी बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ना तो चाहते हैं बट बेचारों के पास पैसे नहीं है। तो हमने हार्वर्ड के साथ, केलॉग के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एमओयू साइन कर लिया कि भाई अपना ब्रांच इंडिया में खोल दो। तो जो प्रोफेसर वहां पढ़ा रहे हैं वो लाइव क्लास कनेक्ट करके यहाँ पे भी पढ़ाने लग जाएंगे। तो यहाँ का बच्चा भी आपकी नॉलेज गेन कर लेगा, शेयर कर लेगा। मोर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अब नहीं होता कंट्री में। जब कंट्री इंडिपेंडेंट होती है उसको डेवलप करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना होता है, रिसोर्सेज भी नहीं होती हैं। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इंपोर्ट्स। तो इसको अगर हम रिड्यूस कर ले चिल्ड्रन तो एज सच हमारे पैसे बाहर कम से कम जाएंगे। पाकिस्तान के ना डेवलप हो पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आपके मन में एक डर हो कि आपने शॉपिंग मॉल में दुकान खोल ली, कल सवेरे पता नहीं गवर्नमेंट रूल पास करके उसको बंद ना करा दे, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? नो। तो जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, कोलेशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार नहीं होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, सिंगल पार्टी की बेसिकली, तो बिजनेसमैन का फेथ सिस्टम में ज्यादा होता है। आप मेरे को वर्ल्ड के रिचेस्ट या एशिया के सुपर रिचेस्ट पर्सन का नाम बता सकते हैं चिल्ड्रन? हाँ, गौतम अडानी जी। और वर्ल्ड के सुपर हाईएस्ट इंडेटेड भी यही है। भाग गए तो आधा हिंदुस्तान लेके चले जाएंगे, बट भागेंगे कहीं नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। गॉट इट क्लियर? और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी इनको 1 रुपए में जमीन दे दी, 2 रुपए में जमीन दे दी। सब बकवास है, सब बकवास है। अभी मैं इनका आपकी अदालत में एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो क्या है, रजत नाम है ना, क्या नाम? रजत शर्मा। कि लोग कहते हैं कि आपको मोदी जी ने 1 रुपए में जमीन दे दी। कह रहे मेरे को नहीं, आप आइए आपको भी 1 रुपए में मिलेगी। बट उस जमीन में हमको 10 मीटर मिट्टी डाल के उसको ठीक करना पड़ा। वो तो कोई नहीं बोलता। तो 1 रुपए की जमीन के ऊपर हमने 1 लाख रुपए लगाया है, तो आपको लगता है जमीन 1 रुपए में दे दी। तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट विद मी ओनली, इट इज विद एवरी पर्सन इन गुजरात। एंड ये सही बात है बच्चों। अगर आपके पापा को गुजरात में बिजनेस करना हो ना, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। इंडिया में, यूपी में स्पेसिफिकली अगर स्कूल खोलना हो, इतना एनओसी चाहिए जैसे बम की फैक्ट्री लगानी है आपको। इतना एनओसी चाहिए चिल्ड्रन, इतने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फायर डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर का नाटक है यहाँ पे। अब नहीं है, थोड़ा आप कम हो गया है। गुजरात आप चले जाइए, एक ईमेल कर दीजिए, यू विल गेट अ कॉल। आप सुबह रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे उतरिए, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पिक कर लेंगे, होटल में ड्रॉप कर लेंगे, बढ़िया नहा धो लीजिए, फिर आपको 4, 5, 6 साइट्स दिखा देंगे। और वहां जाके आप चूज करके कुछ दिन बाद बता दीजिए कि मेरे को बिजनेस कहाँ सेटअप करना है। वो आपको फीस बता देंगे, इतनी इतनी फीस है, इतने पेपर्स की। आप उतना पैसा उनको दे दीजिए, सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह सब रेडी होगा। यू जस्ट कम विद योर मनी एंड स्टार्ट योर बिजनेस। क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि बिजनेस कोई भी करे, 18%, 28% का जीएसटी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। पैसा कमाएंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो 22% का टैक्स देंगे देंगे। तो सीधे सीधे हम हर बिजनेसमैन के प्रॉफिट में 1/5 के पार्टनर हैं। तो 5 बिजनेस को लाइसेंस दे तो 1 अपना हो गया। भाई सब में 20-20% कमा रहे हो तो 5 का 100% हो गया कि नहीं हो गया? दे बिलीव इन दिस। और हमारे यहाँ पुरानी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या बिलीव करती थी, तुम बिजनेस करो ना करो, 5 करोड़ घूस मेरे को दे जाओ पहले तो। इसीलिए बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहता। इसीलिए गुजरात इंडिया का हाईएस्ट आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट वाला स्टेट है।
गॉट इट क्लियर? तो वजह यही है बेसिकली, गवर्नमेंट बहुत वहां सपोर्ट करती है, वहां पे खाऊ चोर टाइप के नेता कभी भी थे ही नहीं। और अगर कंट्रोल करना है कि हमारे लोग आईफोन कम से कम खरीदें, तो लोगों को दुखी करने के लिए करेंसी का क्या कर दिया जाएगा? डीवैल्यूएशन। कल तक डॉलर 81 का था, आज 82 का हो गया। खरीदो 1 लाख करोड़ डॉलर का सामान, सीधे सीधे 1 लाख रुपए कल और आज की प्राइस में डिफरेंस आ चुका है। तो डीवैल्यूएशन किसके लिए अच्छा है चिल्ड्रन? एक्सपोर्टर्स के लिए। कल तक 81 था और आज कितना हुआ? 82। 1 लाख डॉलर का सामान कल बेचा था तो 81 लाख आया, आज कितना आएगा? 82 लाख। और इंपोर्टर्स मम्मी की गोदी में सिर रखे सो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अच्छा समय नहीं है। तो लोग समझ गए कैसे हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को, डेफिसिट को सही करते हैं? चलो, पक्का? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। अपनी कॉपी में जरा अगली हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन टू दैट स्क्रीन। वो डेफिसिट वाला सेक्शन यहाँ पे मेरे को रेडली अवेलेबल अभी नजर आ नहीं रहा है, वैसे गवर्नमेंट बजट में भी है वो चीज, वो दोनों में काम आती है। जब आप गवर्नमेंट बजट पढ़ते हो वहां पे भी आपको डेफिसिट मिलेगा, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा है, बट वो काम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बट तो परेशान मत होइएगा, जब गवर्नमेंट बजट में आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में वही है। तो मैंने सोचा कि इसमें है तो पढ़ा दूं आपको, बट ये नजर आ नहीं रहा है। लेट इट बी गवर्नमेंट बजट में जब कल से करेंगे क्लास तो वील डू इट एंड दैट। ओके, तो अगली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए कि भाई फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपको अपनी करेंसी चाहिए या उनकी करेंसी चाहिए? उनकी। तो मैंने लास्ट क्लास आपकी ली थी और आपको बताया था कि ये एकदम लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई की तरह काम करता है, अगर याद हो तो। डॉलर का प्राइस जब बढ़ जाएगा, चल रहा है, समझ में आ गया? मोर इंडियंस वुड लाइक टू गो टू यूएस और लेस? वेरी गुड। तो लॉ ऑफ डिमांड है अगेन, तो जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? तो ये वाला ग्राफ आपको याद होगा शायद। और जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, कल तक 82 था, 83 हो गया है, तो अमेरिकन इंडिया ज्यादा से ज्यादा आना चाहेंगे, इजंट इट? यस सर। वाला ग्राफ याद है? चलिए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्या है? स्पेक्यूलेशन बाय इंडियन इन्वेस्टर्स। आज प्राइस 82 है, ढेर सारा डॉलर खरीद के रख लेते हैं, कल को बढ़ेगा तो 83 में बेच देंगे। सुनाई पड़ गई बात? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बताया था ना कि एफडीआई के 2 फॉर्म्स होते हैं, वेंचर कैपिटल, पैसा लगाएंगे, बिजनेस में नाक भी अड़ाएंगे, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दिया, इंटरेस्ट और डिविडेंड में इंटरेस्ट है, नथिंग एल्स। फाइन। इंटरेस्ट रेट, यूएस ने पहले 5% इंटरेस्ट ऑफर किया, अब 0.75% बढ़ा दिया। कुछ लोग तो अट्रैक्ट होंगे और पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? यूएस में। यूएस में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर। तो उनको रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस भी चीज की डिमांड बढ़ती है उसका दाम बढ़ जाता है। कंज्यूमर इनकम इन इंडिया, आपके पापा की इनकम पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, तो आप भी कहेंगे ना कि मेरे को अरमानी का जूता चाहिए, अरमानी की टी शर्ट चाहिए। समझ में आ गया? पापा का बेटा इसको अरमानी रखे रहो, अभी कुछ मिलेगा नहीं, पहले एग्जाम पे ध्यान दो। या आईफोन चाहिए, टी फोन चाहिए, ए फोन चाहिए, नंबर आते हैं आईफोन की बिंदी के बराबर और चाहिए आईफोन। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इन दैट केस स्पेंडिंग आपकी बढ़ेगी, इमिटेशन इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप फॉरेन गुड्स को ज्यादा खरीदना चाहेंगे। व्हाट विल हैपन इन दैट केस? डिमांड बढ़ेगी। फॉरेन गुड्स खरीदेंगे तो पेमेंट किस करेंसी में करेंगे? डॉलर में करेंगे। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया अब्रॉड, हमारे लोग विदेश में पैसा ज्यादा लगाना चाहते हैं, उनको इंडिया में भरोसा कम है, तो इन विच करेंसी दे वुड इन्वेस्ट? डॉलर्स। तो वो डॉलर एक्सचेंज करेंगे फेडरल रिजर्व से। फेडरल रिजर्व मौके का फायदा उठाएगा, मौके पे चौका मारेगा और आपसे प्राइस ज्यादा लेगा। बातें समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए, तो ये तो डिमांड वाला साइड था। लेट्स गेट टू द सप्लाई साइड ऑल्सो, कि भाई कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा? विदेशियों को लग रहा है
कि रुपी और डॉलर का रेट अभी कुछ ऐसा चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 82, और उनको लग रहा है आने वाले टाइम में $1 वुड बी इक्वल टू 86। समझ में आ गया? तो आपके अमेरिकन मौसा जी ने आज $1000, समझ पड़ी बात, बैंक में रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब 82 से प्राइस बढ़ के 86 हो जाए। जब 86 होगा वो उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके उनकी बेटी की शादी क्योंकि इंडिया में हुई है वो उसको गिफ्ट कर देंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। गौतम अडानी जी के बिजनेस में जो बिडेन साहब, ऋषि सुनक जी सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं, तो फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया आएगा। किस करेंसी में आएगा? उनके पास तो डॉलर ही है ना, और फिर हम रंग दिखाएंगे। तो हम अभी तक उनको $1 के बदले 86 देते थे, अब हम क्या बोल रहे हैं? 82 देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो यहां से। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, हमारा आरबीआई रंग दिखाएगा। इंटरेस्ट रेट इंडिया में बढ़ गया, यूएस में 5.5 है, हमारे यहाँ 8.5 है। वेयर इन्वेस्टर्स वुड इन्वेस्ट? इंडिया, क्योंकि उनको यहाँ पे अर्निंग्स ज्यादा है। आपके रिश्तेदार भी काफी ऐसे होंगे जिनके बच्चे, मतलब आपके भैया या चाचा या कजन कोई भी, दे आर वर्किंग इन यूएस, बट वो यूएस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वेयर डू दे इन्वेस्ट? इन इंडिया। उसकी 2 वजह। पहली वजह मैं आपको बताता हूँ, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो अपने नाम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी एनुअल इनकम पे तो टैक्स देना ही देना है, जो इन्वेस्टेड इनकम पे इंटरेस्ट होगा उस पर भी देना है। यहाँ पे पैसा आपके दादाजी को आपके चाचा जी ने भेज दिया, तो चाचा जी ने दादाजी को पैसे भेजे, तो दादाजी की वो इनकम नहीं है, वो गिफ्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दादाजी तो अब अर्निंग है नहीं क्योंकि ओल्ड एज हो चुके हैं, 68 ईयर्स के हैं। समझ में आ गई बात? तो अब वो पैसा दादाजी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो दादाजी को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। है वो चाचा जी का पैसा, बट दादाजी के नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी टैक्स बच गया कि नहीं बच गया? तो यहाँ ग्रोथ भी ज्यादा है और टैक्सेशन का भी बेनिफिट है। इंडिया में टैक्सेशन दुनिया के हर कंट्री से लोएस्ट है, वहां पे टैक्स रेट भी ज्यादा है, इसलिए वो लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं, डॉलर आएगा यहाँ पे। कंज्यूमर इनकम इन इंडिया बहुत ज्यादा है। हम आईफोन तो खरीदना चाहते हैं, बट इन दैट केस हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते आईफोन, हमें मेड इन इंडिया चाहिए, तो फॉक्सकॉन को अपना प्लांट इंडिया में लगाना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? हम सिटी बैंक में अकाउंट भी खोलना चाहते हैं, बट हम अकाउंट खोलने के लिए यूएस जाएंगे। हम अमेजोन का शेयर भी खरीदना चाहते हैं, बट यूएस जाएंगे हम? एब्सोल्युटली नॉट। तो लेट दोज पीपल कम एंड डू देयर बिजनेस इन इंडिया। समझ में आया? तो अमेजोन जब इंडिया आया था स्टार्टिंग में, तो आउटसोर्सिंग करता था, 2-4 किराए की बिल्डिंग वगैरह ले ली। अब उनके परमानेंट ऑफिसेज हैं गुड़गांव में, नोएडा में। तो परमानेंट ऑफिसेज के लिए पैसा कहां से आया भाई? वहीं से तो आया, डॉलर में ही तो आया। एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, मैंने चाचा जी वाला एग्जांपल दिया था ना, व्हेन दे वांट टू इन्वेस्ट मनी, व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया? एक तो यहाँ ग्रोथ ज्यादा है, और दूसरा टैक्स का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो 90% इंडियंस जो अब्रॉड जाते हैं उनका बस एक ही लॉजिक होता है, डॉलर में कमाते हैं और रुपए में खर्च करते हैं। और आप जाके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लीजिए, बुरा मत मानिएगा, चाची जी बेचारी खुद ही झाड़ू लगाती हैं, चाची जी खुद ही कपड़े धोती हैं, चाची जी खुद ही खाना बनाती है। किट्टी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। आपकी मम्मी लास्ट टाइम किचन में कब गई थी बर्तन धोने, आपने देखा भी नहीं होगा कभी, क्योंकि शीला आ रही है, मुन्नी आ रही है, नहीं आ रही अपनी बेटी को भेज रही है। समझ में आ गया? अरे मम्मी ने अभी नेल आर्ट करवाया है, खराब हो जाएगा कि नहीं? 850 रुपए का लैक्मे से। मम्मी को 4-4 किट्टी पार्टी में भी जाना है। आपकी भी हर फ्राइडे को पार्टी होती है, उनके बच्चों से जाके पूछिए। अमेरिका में रहते जरूर है, बट अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर में है वो लोग, वो अपने ही नौकर है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विदेशी लोग ऐसे ही रहते हैं, वहां पे झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद करना है। क्यों? ऐसा नहीं वहां नौकर नहीं मिलते हैं, वहां पे नौकर आता है बर्तन मांजने का, कितना लूंगा? $200। अब जो रईस अमेरिकन होता है ना, वो देता है पैसा। इंडियन क्या सोचता है, यार 82 रुपए का डॉलर है, $200 16,400 रुपए मैं बर्तन मंजवाने का दूंगा। इससे अच्छा तो मैं डिश वॉशर खरीद लेता हूं और उसी में बर्तन धो लिया करूंगा। कौन देखने आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? चाचा जी का जो बड़ा लड़का है ना, अभी वो MBA कर रहा है, और वो मैकडोनल्ड्स में बर्गर भी बेचता है शाम को, और मैकडोनल्ड्स के बर्गर बेच बेच के महीने का $2,000 कमा ले रहा है। हिंदुस्तान में आप ये काम कर लीजिए जरा,
ना 4 रिश्तेदार शाम को घर पे पापा के सामने आ जाएं, क्या हुआ अग्रवाल जी, आपकी तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी क्या, आपका बच्चा मैकडॉनल्ड बर्गर बेच रहा था। इतने जाहिल टाइप के हैं, अरे हमारा बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है, सीख रहा है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है इनके यहाँ, रिश्ता ही कैंसिल हो जाएगा भैया पक्का 101%। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इन सब चीजों को हिंदुस्तान में बड़ा घटिया माना जाता है। गॉट इट क्लियर? क्यों? शुरू से रईस है, इसलिए इन सब हरकतों में कभी काम किया ही नहीं। या तो आदमी को गाड़ी भी धुलवानी होती है तो किराए पे जाता है, गाड़ी धुलवा चलाता है 200 रुपए की, वहां गाड़ी धुलवाने वाला कितना मांगता है? ओनली $10। हिंदुस्तानी आदमी क्या सोचता है? 850 रुपए, इसका तो डिटर्जेंट और कपड़ा मैं खुद धुलूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला नहीं, यहाँ 4 लोग बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो हिंदुस्तान का पैसा चला जाए, हिंदुस्तानी आदमी का मंजूर है, इज्जत नहीं जानी चाहिए भैया। डाउन टू अर्थ बोलते हो, यहाँ कबाड़ी, कंजूस, पता नहीं कितने एडजेक्टिव लगा देंगे आपकी बॉडी के साथ ये लोग। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो एक बार ऐसा हुआ था, आई वाज वॉशिंग माय कार, अ पेरेंट केम एंड सेड कि सौरभ सर से मिलना है। तो मैंने कहा शाम को आइएगा, 5 to 6 के बीच में आपको मिलेंगे। देन दे केम इन द इवनिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स क्लासेस। तो कह रहे हैं वो सर से मिलना है। मैंने कहा हाँ बताइए, मैं ही हूँ। कह रहे आप तो मॉर्निंग में बोल रहे थे शाम को आइए। मैंने कहा उस समय मैं कार धो रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था आपसे बात करने के लिए, और आपको भी शायद बुरा लगता है कि हम कैसे टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। क्या? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, हम भी अपने घर में सारे काम खुद ही करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं खुद तो नहीं करता हूँ, बट उस दिन मैं खाली था तो मैंने काम कर लिया। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो परचेज सेल का, डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल क्लियर हो गया सबको? तो इसी के साथ हमारा फॉरेन मार्केट खत्म तो नहीं होता है, बट इसमें एक चीज और बची हुई है कि आप फॉरेन करेंसी को 3 तरह से, 3 इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं जिस तरह से यूज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्रेडिट फंक्शन, दूसरा होता है ट्रांसफर फंक्शन। ये 2 बड़े आसान है, ये अभी टेकअप कर लेते हैं, बाकी डिनर कर लीजिएगा, कल टेकअप करेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है स्पेक्यूलेटिव फंक्शन। इसके लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव में लोगों का दिमाग स्पेक्यूलेट हो जाता है। मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है एंड जेफ बीजोस, एलन मस्क इज रेडी टू इन्वेस्ट इन, तो मैं उनसे बोरो कर लूंगा, लोन ले लूंगा, वो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे और डॉलर में हिंदुस्तान पैसा भेजेंगे, हम रुपए में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट कर लेंगे। तो दिस इज नोन एज व्हाट? क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? और चाहे गिफ्ट हो, चाहे पैसे का बिजनेस का लेन देन हो, फॉरेन कंट्री से इंडिया, इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में पैसा जाना, इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। एंड व्हाट इज दिस स्पेक्यूलेटिव फंक्शन? आज डॉलर जो है सर वो 82 रुपीज का है, आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि आज खरीद लेते हैं $1,00,000, 84 होगा तो बेच देंगे, 2 रुपए के डिफरेंस पे चिल्ड्रन कितना रुपए कमा लेंगे? 2 लाख रुपए कमा लेंगे ना। इसका एक और आइडियोलॉजी है, ये मैं आपको अगली क्लास से बताऊंगा। ठीक है, और डेफिसिट वाला जो टॉपिक है वो हम पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में टेकअप कर लेंगे। वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, बट अगेन एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ये नहीं है यहाँ पे।